प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। आज हमारे शो में हमारे साथ लोजपा के कुछ मेहमान बैठे हैं और बिहार विधानसभा उपचुनाव में जो परिणाम सामने आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। बता दें, बिहार उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है। दोनों सीटों पर जदयू के उम्मीदवार ने बाजी मारी है। हम यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हैं उपेंद्र यादव जी, हमारे साथ हैं जो राष्ट्रीय लोजपा के युवा अध्यक्ष हैं। दूसरे गेस्ट हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं। चंदन सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार सुमित जी हैं जो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सवाल का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा रहेगा उपेंद्र जी से। उपेंद्र जी, इस चुनाव परिणाम जो आया है, जदयू की जीत हुई है, आप इस परिणाम को अपनी पार्टी के लिए यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए ये किस तरह देखते हैं? आपकी भूमिका क्या रही इसमें? देखिए, ये चुनाव चूंकि हम लोग भी शुरू से देख रहे थे, हम लोग की पार्टी की इसमें अहम भूमिका रही है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी भी लगातार कुशेश्वर स्थान में थे, हम लोग भी थे। जब से नामांकन हो गया था उसके बाद सब लोग लग गए थे। तो निश्चित रूप से हम लोग की पार्टी की अहम भूमिका रही है। जिस तरह से जीत ऐतिहासिक हुई है, इसमें सबकी भूमिका है। एनडीए के जितने भी पार्ट हैं, जेडीयू है, बीजेपी हैं, हम हैं, वीआईपी हैं, सभी लोगों ने मिल करके और चुनाव को लड़ा। सबका योगदान रहा है इसमें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका रही है क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो वोट बैंक को हम लोग ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गए। यहाँ पर चिराग जी का जो कैंपेन हुआ, या चिराग जी जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे, लोजपा में टूट होने के बाद से दो पार्टी अलग अलग लड़ रही थी, तो क्या मतलब अब आप इस चुनाव परिणाम से क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? क्या आपका जो रामविलास पासवान जी के रहते जो पार्टी में वोट बैंक था उनका, तो वो आपकी तरफ वो गया या उधर गया? निश्चित रूप से तो साबित हो गया ना। जैसे आदरणीय चिराग पासवान जी तो इसके पहले चुनाव लड़े थे, विधानसभा की चुनाव जो हुई उसमें लड़े, तो दोनों क्षेत्र में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में दोनों में इनके कैंडिडेट को लगभग 13,000 वोट आया था, है ना। इस बार के जो चुनाव हुआ तो उसमें कैंडिडेट का उनका वोट परसेंटेज कम गया, यानी कि वो सीधे 5,500 के लगभग उनका हम देख रहे हैं कि वोट आया है। तो निश्चित रूप से जो उनका जो वोट था वो वोट कटा है और कट करके आदरणीय एनडीए के खाते में गया है, आदरणीय पशुपति पारस में विश्वास करके, और वहां गया चूंकि देखने को है ना सामने। चंदन जी आप यहाँ तो बता रहे हैं जैसा उपेंद्र जी की सारा जो लोजपा का, उस लोजपा की बात कर रहे हैं जो रामविलास जी के समय की थी, तो वो सारा जो है मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि वो दावेदारी हमारी है, लोजपा को जनता कह रही है कि लोजपा हम ही है। हम कह नहीं रहे हैं। एक आधार वोट जो लोजपा का, रामविलास जी ने जो पार्टी गठित की लोजपा, उसका जो आधार वोट जो माना जाता है वो आधार वोट की लड़ाई थी। इस चुनाव में एक तरह से लोग मान रहे थे कि वो आधार वोट किस तरफ शिफ्ट होगा। चंदन सिंह, देखिए यह आरंभ था और जिस तरीके से हम लोग को नई पार्टी का नाम और नया चुनाव चिन्ह मिला, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में, अगर आपको याद होगा तो नॉमिनेशन के 3 दिन गुजर जाने के बाद हमको अपनी पार्टी का नाम मिला, नया सिंबल मिला। उसको लेकर हम लोग अपने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा को लेकर और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार के 2 चुनाव में उतरे और दोनों जगह हम देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस से ऊपर रहे। यह एक शानदार उपलब्धि है कि पहले चुनाव में ही हमें तीसरे स्थान पर बिहार की जनता ने सुशोभित किया है। हम बिहार की जनता को, खास करके कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि पहले बार में ही, यह हमारा पहला चुनाव था ना, ये आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में नई पार्टी में ये पहला चुनाव था। और जहां तक बात रहा देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जिस समय परिवार और पार्टी टूटी नहीं थी,
उस समय हम लोग को कुशेश्वर स्थान में 13,000 और तारापुर में 9,000 मिले थे। अभी क्या वोटिंग परसेंटेज क्या है? 49 समथिंग है। तो इसमें अगर 6,000 के तकरीबन अगर हमको मत मिले हैं, और वो मत अगर आप देखिएगा तो 2020 में भी हमको 6% मत मिले थे, लगभग वह बराबर है। अगर मत प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो लगभग बराबर है, हम लगभग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2020 में पूनम जी को आपने वहां से उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने 9.79% वोट वहां से लिया था। जी जी, ठीक है। और हम आप जो देखिए, चुनाव जब खत्म होता है, परिणाम आने के बाद कुछ ना कुछ दलील तो सामने आती है। मेरी बात एक बात मैं अपना बता रहा हूं कि ठीक है, कोई दल कहेगा कि हमने वोट ज्यादा लाया, कोई अपना डिफेंड करता है कि भाई हमारा ये सिचुएशन। हम ये कह रहे हैं कि रामविलास जी की जो पार्टी थी, उनके पुत्र हैं चिराग जी। चिराग जी को ये दलील कब तक जो है वो कितना सूटेबल है कि मेरी पार्टी नहीं थी, चुनाव चिन्ह नया था। क्या चिराग जी को जो भीड़ कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हमने देखा उनके साथ अभी रैली में, क्या वो भीड़ वोट देने के लिए नहीं आई थी? देखिए, जो कुशेश्वर स्थान में अगर आपने भीड़ देखा, वह सारा भीड़ आदरणीय चिराग पासवान जी को वोट देने के लिए व्याकुल था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आदरणीय चिराग पासवान जी के कद को छोटा करने का रहा है, कुशेश्वर स्थान में समस्तीपुर के सांसद आदरणीय प्रिंस जी ने बंगला छाप मुफलर को बांटा, और यह अपने सोशल मीडिया से वह इस पोस्ट किए, इस फोटो को अगर तस्वीर अगर आप देखिएगा उनके फेसबुक के पोस्ट में तो वो दिख जाएगा। तो हम समस्तीपुर के सांसद को जरूरत क्या पड़ा बंगला छाप मुफलर को बांटने का? तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो वोटर हैं वह दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, तो उनके पास एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मुफलर को साजिशन बंटवाया गया। और यह देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के इशारे पर हमारे जो गार्जियन है आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने एक मंत्री पद के लिए जिस तरीके से सरेंडर किए और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा को बेचने का काम किए, तो एक साजिश जो किया गया वहां पर क्षेत्र में जो एक भ्रम जो फैलाया गया, उस फैलाने का एक कारण जो आपके जो प्रश्न है उसी में हम आपका जवाब दे रहे हैं। उपेंद्र जी, पार्टी बच गई, बिल्कुल बिल्कुल। वो आरोप आप समझिए, चंदन जी एक आरोप लगा रहे हैं, आप अपना जवाब रखिएगा। पत्रकार महोदय, आप समझिए, एक चीज आप देखिए, एक बार ब्रेक करेंगे। आपने एक आरोप अभी लगाया, पहले उस पर ले लेते हैं कि ये चुनाव आयोग के नियमों को जो है वो प्रभावित करने का प्रयास किया गया, आपके वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से। देखिए, ऐसा है, अभी तो चुनाव चिन्ह जो है वो फ्रीज हो गया है, वो तो चुनाव चिन्ह रहा नहीं, वो तो पूरे बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। अगर कोई कार्यकर्ता कहीं अगर मान ली रखा है तो कर रहा है, तो फिर उसमें हम लोग दोषी नहीं हो सकते। लेकिन उनका आरोप है कि उसके माध्यम से वोटरों को दिग्भ्रमित कर दिया गया, तो जिसकी वजह से जो है वोटर देखिए सब समझदार है। आप आज की डेट में वोटर को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। लोक जनशक्ति पार्टी का जो वोटर है वो मासूम दलित है, उसको नहीं आप डाइवर्ट कर। और वो जो कुशेश्वर स्थान में अगर देखिए हमारे प्रिंस जी का लोकसभा क्षेत्र है और कई पंचायत में अगर नाव से जाना पड़ता है, तो दुर्भाग्य है बिहार का। अगर 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कुशेश्वर स्थान का अगर विकास नहीं कर पाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन नहीं, देखिए, एक मिनट, ठीक है, आपका जो आरोप है जनता ने तो क्लियर कर दिया है कि विकास पर हमने मुहर मारा और वोट दे करके ये तो लोकतंत्र में जनता का मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन यह जीत नीतीश कुमार की जीत नहीं मैं मानता हूं कि देखिए वहां की जो जनता यदि हार जाती जेडीयू, यदि हार जाती तो एक सेकंड, देखिए यदि जेडीयू हार जाती तो किसकी हार होती? माननीय पत्रकार महोदय, जो हम लोग अपने आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के पास गए, यह वीडियो फुटेज है, पैसा बांटते हुए आप सवाल से भाग रहे मैं सवाल पर रह रहा हूँ। हार यदि होती तो किसकी होती? जीत यदि नीतीश कुमार की नहीं है तो हार किसकी होती? नहीं, देखिए, जीत नीतीश कुमार की विकास की नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूं।
नहीं, नीतीश देखिए किसकी है? आप बस नीतीश कुमार के विकास की जीत नहीं है। किसकी है? ये नीतीश कुमार के विकास की जीत नहीं है। अगर आप कुशेश्वर स्थान में चल जाएंगे, अच्छा आप ही अगर हमको बता दीजिए कि कुशेश्वर स्थान का विकास हुआ है, अगर उस रोड से भेंट नहीं है, पगडंडी है, आपको अच्छा ठीक है जो 12 महीना एक सवाल कुशेश्वर स्थान, ठीक है हम सुन लिए आपका, सुन लिए आप जो दरभंगा का बेल्ट है वहाँ सबसे कुशेश्वर स्थान होता है बिहार से, कुशेश्वर स्थान हमारे विकास पुरुष कुशेश्वर स्थान में इस दावे को नहीं मान सकता हूँ। सुनिए हम लोग परिणाम पर आए, सवाल पूछ, हम लोग परिणाम पे आए कि परिणाम की घोषणा हो गई है। अब तो पब्लिक ने जो है, जनता ने जो है फैसला कर दिया है कि वहां से कौन सा गठबंधन जो है जीता है, कौन सा दल जीता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर अपने विकास पे अगर विश्वास था तो अपने कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों को वहां पर वो ड्यूटी पे लगाए हुए थे, जो खुलेआम साड़ी और पैसा बांट रहे थे। वीडियो फुटेज है उसमें। देखिए आप यदि देखिए ये साबित करके देने का इनका पूरा षड्यंत्र था। आप एक बात बता रहे हैं, देखिए ये फुटेज जो था, ये फुटेज जो था इन लोगों ने बनवाया था। ये देखिए 12 बजे रात में, ये देखिए 12 बजे रात में कोई औरत के कोई जाएगा पैसा देने या साड़ी बांटने? ये षड्यंत्र की तरह, देखिए षड्यंत्र की तरह बनाया गया है। हार स्वीकार नहीं कर सकते। ये जदयू के राष्ट्रीय चुनाव था, सुन लीजिए, ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक मिनट वो हम सुन लिए हैं कि चिराग जी का पहला ही था। हमको एक बात बताइए, कुशेश्वर स्थान के इतिहास को यदि उल्टे 2010 में जाते हैं तो रामचंद्र पासवान जी को आप वहां से खड़े करते थे, हजारी जी से वो नेक टू नेक फाइट होती थी, याद हो। वहां से फिर चले आइए 2015 में आपने मृणाल जी को वहां से कैंडिडेट बनाया, और मृणाल जी जो हैं वो रामविलास जी के संबंध में भी आते हैं, जहां तक हमको जानकारी है। हाँ रहे हैं, तो वहां नेक टू नेक फाइट एक समय आपकी हुआ करती थी। रामविलास जी को और चिराग जी को राजनीति से आप जिस चर्च में से देखें, एक मिनट, लेकिन रामविलास जी के बेटे हैं और उनके नाम पे ही आपकी पार्टी है, रामविलास लोजपा अभी फिलहाल। तो ये जो वोट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जो वोट है का उत्तर देते हैं 5623। अभी चुनाव प्रचार के समय हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी मंच साझा कर रहे थे, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ, और मंच से बोला गया कि अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो ये मुसहर समाज के ये मांझी जीत जाएगा। मांझी जी को तो जवाब देना चाहिए कि अगर कुशेश्वर स्थान से अगर मांझी जीत जाता तो आपको ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है। देखिए इन लोग के नेता हैं, तो मतलब हजारी जो आप भी जात के नाम पे आप वोट मांगे तो गलत है। कभी नहीं, क्या कभी नहीं। आदरणीय चिराग पासवान जी कभी जात की राजनीति तो नहीं करते हैं। दलितों का जब नाम लेते हैं तो दूसरा कैंडिडेट भी सर्व समाज एक सेकंड, ठीक है। तो आप अभी आपने जो दलितों की बात की, आपने दलितों की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मंत्री जी का ले लिए, जिस तरीके से मंच से कहे आप हमें भी सुने। आपने कहा कि उन्होंने सीधा मन से कहा यदि जीत जाता मुसहर समाज का तो क्या दिक्कत होती। सामने वाला कैंडिडेट किस समाज से आता है? सामने वाला कैंडिडेट किस समाज से आता है सर? यदि वो सामने वाला जो दूसरे उनके जो कैंडिडेट थे वो किस समाज से आता है, तो उसे जिताने में भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि ये सवाल करें तो क्या जवाब होगा? देखिए मंत्री जी का माननीय मांझी जी को बगल में बैठा कर कहना, चूंकि मांझी जी भी उसी समाज से आते हैं, चूंकि ठीक है विपक्ष का है, किसी भी जात धर्म मजहब का हो सकता है, लेकिन चूंकि सुरक्षित सीट का बात है तो देखिए इन लोग के जो नेता हैं बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, उनके चश्मे से देखिए दलित कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जो अपने को स्वर्गीय रामविलास पासवान को भगवान कहते थे हमारे मंत्री जी, तो मंत्री जी तो समर्पण कर दिए नीतीश कुमार जी के चरणों में जाके एक मंत्री पद के लालच में। देखिए बरसी में एक साधारण सा समझिए कि आग्रह करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तैलचित्र पे पुष्प अर्पित नहीं करने गए। सुन लीजिए, लेकिन वो गए ना, सुन लीजिए, वो गए दूसरे कार्यक्रम में गए महोदय, सुन लीजिए,
पशुपति सुन लीजिए, हमारा भी बात सुन लीजिए। हमको समझ गए। हम इस मुद्दे को एक्चुअली प्रोग्राम शास्त्री जी का एक बार भी नाम नहीं लेते हैं। प्रोग्राम हमारा बहुत छोटा है, निवेदन है, प्रोग्राम हमारा बहुत छोटा है। दलित कहीं दिखाई नहीं देता है। दलित विरोधी मानसिकता को लेकर जिस तरीके से काम करते हैं नीतीश कुमार, हमारा अभी क्या हुआ सुन लीजिए। कि परिणाम पे चर्चा हो गई है। हम लोग चाहते हैं कि चूंकि लोजपा पार्टी को लेकर लोजपा पार्टी को लेकर के एक है कि किनका दावा, लोजपा जो रामविलास जी ने जो गठित की पार्टी जो संस्थापक रहे हैं उस पार्टी को लेकर के दावेदारी होती रही है दोनों तरफ से। चिराग जी भी दावेदारी करते रहे हैं और पारस जी भी दावेदारी करते रहे हैं। फिलहाल तो विधानसभा उपचुनाव की वजह से जो है पार्टी का अलॉटमेंट हो गया, अलग से चुनाव आयोग ने जो किया। अब आगे चूंकि आप भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, आप भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, दोनों को जनता का रुख पता चल गया है कि किस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आगे क्या करेंगे आप लोग? पहले हाँ उपेंद्र जी बताएं कि आगे क्या आप लोगों की प्लानिंग है? आगे का हम लोग का जो प्लानिंग है वो तो अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये 2 विधानसभा में हम लोग को जो जनादेश मिला और खास करके दलित समाज का हम लोग को जो समर्थन मिला, अब ये दोनों विधानसभा चुनाव जो हुआ वो साबित कर दिया, जो रिजल्ट हुआ वो साबित कर दिया दलित का नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और उत्तराधिकारी विरासत का तो भाई होता ही है, भले संपत्ति का जो अधिकारी होता है वो बेटा होता है। वो पूरा दुनिया जानता है कि तो आप लोगों को दे देना चाहिए, पार्टी दे देनी चाहिए। चिराग को ही पार्टी दे देनी चाहिए। संपत्ति का हम बात बोले, संपत्ति का अधिकार होता है अच्छा बेटा का, लेकिन जो विरासत जो होता है विरासत का अधिकार भाई का ही होता है। अच्छा। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जब आदरणीय दिवंगत पासवान जी जब आते थे पटना, तो जहाँ रहते थे वहीं वन रोड में वहीं रुकते थे। सारा उनका कैसे जाना है, क्या करना है, सभा कैसे करना है, किस गाड़ी से जाना है, मतलब सारा देख रेख चूंकि वही करते थे। आप देख लीजिए कि पासवान जी का जो कुर्सी था कैसे जैसे जैसे था उसी तरह से चलते आ रहे हैं। अब आज मान लीजिए कि केंद्र में मंत्री थे वो नहीं रहे, इसके बाद भाई को ही सौंप करके गए और कोई कहे नहीं चला गया। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको बहुत मानते थे। क्या सौंपा भाई को उन्होंने? भाई को विरासत सौंप के गए। आज केंद्र में मंत्री उनके कुर्सी पर सुशोभित कर रहे हैं ना। पार्टी जो खत्म हो गई थी लोगों की, पार्टी तो लगभग खत्म ही थी, तो पार्टी को बचाने के लिए और आदरणीय पासवान जी का जो आत्मा था अच्छा जो मूल पार्टी है, मूल पार्टी अभी भी मामला जो है अभी भी चुनाव आयोग में चल रहा है। अब आगे क्या करने आप जा रहे हैं कि आपको मूल पार्टी का स्वामित्व मिल जाए या जो बंगला छाप है जो ओरिजिनल जो मामला अभी चुनाव आयोग में है, उस पर सुनवाई भी चल रहा है और उसका डेट भी है, हेयरिंग सहोर है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि आदरणीय पासवान जी का जो बनाया हुआ पार्टी का जो छाप था वो छाप हम लोग को मिले, और हम समझते हैं कि सत्य की तो विजय होती ही है। एक दिन सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल बंगला छाप चूंकि आदरणीय पासवान जी का बनाया हुआ था, उनका छाप था और पार्टी उन्हीं की थी। आज भी आदरणीय पासवान तो आप लोग लेने के लिए अभी भी दावेदारी करेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के पास? मामला है, मामला पेंडिंग है चंदन जी, अभी तो चुनाव पेंडिंग, मामला चुनाव आयोग में पेंडिंग है। और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को झोपड़ी छाप मिले। हम लोग तो उसके लिए दरवाजा खटखटाएंगे। चंदन जी से यही क्वेश्चन पे जवाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए माफ कीजिएगा जो शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, रोड पे देखिएगा तो भविष्य बताने वाला लोग बैठा होता है, तोता रखेले रहता है, वो तोता को रटा रटाया चीज रहता है, वो वही चीज बोलता है। ठीक है, देखिए उपेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी के स्थापना काल से चंदन सिंह है इस पार्टी में, इसलिए कोई ये बता नहीं सकता है। नहीं, हमारे सामने आए हैं किस पार्टी में पहले थे ये भी बता देंगे। आप किस पार्टी में पहले थे? रासलोपा में थे। ये सुन लीजिए रासलोपा में थे। आप सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको बता रहे हैं चंदन जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब आते थे तो वन व्हीलर रोड में, ठीक है वन व्हीलर रोड तो हमारा पार्टी ऑफिस था, वहां आते थे, लेकिन वह बराबर चाणक्य मौर्य में ठहरते थे, क्योंकि रुकने की व्यवस्था हमारे कार्यालय में नहीं थी। ठीक है,
अब जहां तक बात रहा कि ये हमारे पशुपति कुमार पारस जी सारा चीज करते थे, देखिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बराबर मैनेजर की भूमिका में हुआ करते थे। कौन गाड़ी आएगा, क्या खाएगा, क्या नहीं होगा, सब चीज करते थे। बात सही है। उस समय सुन लीजिए, उस समय ऑप्शन नहीं था। बात सुन लीजिए, अगर सुमित जी, अगर आप अभी, अगर आपका बच्चा अगर छोटा हो 2 साल का हो, तो क्या आप उसको अपना विरासत और सियासत सौंप देंगे? क्या नहीं। अगर भाई हो तो वही करेगा। लेकिन पुत्र जिस तरीके से बड़ा हुआ, जिस तरीके से ये राजनीति ब्लैकमेल की राजनीति अब बराबर करते रहे, बराबर ब्लैकमेल की राजनीति करते रहे। इनका अगर इतिहास आप उठा के देखिएगा तो ये जहां से विधानसभा चुनाव से हारे, और हमारे विधायक का कहीं ना कहीं एक चीज काट कर इनको एमएलसी बने, राज्यपाल के कोटा से एमएलसी बने, और उसके बाद जाके पशुपालन मंत्री बने। इनको मंत्री पद पाने का इतना जबरदस्त लालच है, इतना जबरदस्त लालच है कि मंत्री बनने के लिए अपना ये संस्कार सब चीज बेच सकते हैं। देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहां से कहां बात किया, और उन्हीं के परिवार की, उनके पत्नी और पुत्र को सड़क पे लाने का एक भी मौका ये नहीं छोड़ते हैं। नहीं तो चलिए, पासवान समाज कभी भी पशुपति कुमार पारस को नेता नहीं बन सकता है। कभी नहीं, एक वोट इनको नहीं मिलेगा। इनका जमानत जब्त हो जाएगा, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, जमानत एक सेकंड राइट छोड़ने वाला नहीं है। चुनाव आयोग में भी हम लोग गए, एक सेकंड उपेंद्र जी, चंदन जी, चंदन जी, आप एक सवाल में नहीं, आपको आप एक, अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट उपेंद्र जी एक मिनट, आप दोनों में कोई मत बोलिए, आप दोनों में कोई मत बोलिए। उपेंद्र जी का कहना है, राज्यसभा के नॉमिनेशन ठीक है, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेइज्जत। अच्छा ठीक है, वो विषयांतर हो रहे हैं हम लोग। आप एक बात बताइए, आपने कही जमानत जब्त, इन्होंने कहा हो गया आपका, वो तो देखने को मिल रहा है। अगर चुनाव देखिए एक तो जमानत जब्त हो गया, अगर आप देखे होंगे तो गाय और भैंस के, जनता से बड़ा कुछ नहीं ना जी। और वो गाय और भैंस का खून चूस के अपने को मोटा समझता है। भगवान देखिए, जिसको राजनीति करना हो, जिसको चुनाव लड़ना हो, तो वह न बताएगा। इनसे पूछिए कि पार्टी तो आगे, अच्छा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना, एक चुनाव भी लड़के दिखा दे। दोनों से दोनों अब आगे दोनों आप दोनों से एक सवाल है। ठीक है, आप देखिए माननीय पशुपति जनता याद रखेगी और देश की जनता याद रखेगी। स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी की पत्नी को रास्ते पर लाने का जो काम हमने किया है, माहौल पूरा गर्म हो गया है, माहौल गर्मा चुका है, माहौल धन्यवाद। अच्छा ठीक है, स्थान पे रखा। ठीक है, एक सवाल, अंतिम सवाल है। आप देखिए, एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम सवाल है। देखिए हमारे कांग्रेस से आगे है, हाँ, ठीक और है, अपने दम पे है, अपने वजूद से है, परजीवी नहीं है जो अच्छा किसी का खून चूस रहे हैं। नहीं, आप एनडीए में आप भी आप राष्ट्रीय स्तर पर आप कहते हैं कि हम भी एनडीए में। अब सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर की बात नहीं है। देखिए, हमारा विचारधारा जो है वह हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है। वो अंतिम सवाल है, एक नया सवाल, एक अंतिम सवाल है। राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी अस्थायी रूप से न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। बिल्कुल। और चूंकि पार्टी भी आप लोगों की एक ही है, सिर्फ उसमें एक में आगे में राष्ट्रीय लगा हुआ है, एक में बीच में रामविलास है, लास्ट में रामविलास है। क्या भविष्य में कोई ऐसी गुंजाइश बनती है कि फिर से पारस जी और चिराग जी एक होंगे? अब तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, ऊपर हाई लेवल के जो लोग हैं वो जानेंगे। जैसा चूंकि हम लोग तो एक समझिए कि डाला है, ये तो उन लोग हैं, जैसा उन लोग का होगा वैसा हम लोग करेंगे।
हम लोग को तो कहीं किसी तरह से कोई ऐसा नहीं लेकिन किया। भविष्य के बारे में आला तो कमान, और भविष्य में चंदन जी तो आला कमान में का क्या जैसा छिपा आदेश है ये व्यवस्था तो करेंगे। बताना बहुत मुश्किल है। अभी आप कहिए कि 5 साल बाद का कोई चीज को हम लोग बता दें तो अतिशोक्ति होगा बोल देना, क्योंकि हम लोग देखिए, क्योंकि कुछ भी है तो हमारे चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं, अब नरम हुए हैं। सुन लीजिए, और वो उनके भतीजा हैं। लेकिन देखिए, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के जीवित रहते हुए भी कभी यह चुनाव प्रचार में नहीं गए। 2020 के भी बिहार विधानसभा के चुनाव में एक जगह भी पशुपति कुमार पारस जी अपने 18 राजेंद्र रोड से बाहर नहीं निकले। तो देखिए, इनका नीति और सिद्धांत और विचारधारा कुछ नहीं है। इनका सिर्फ जो था, इनका सिर्फ शुरू से 2005 में भी हमारे 29 विधायक थे और पार्टी टूटी, उसमें पशुपति कुमार पारस का हाथ था। पार्टी का बराबर बेचने पार्टी का बराबर महाराज क्या ये पार्टी का बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे गार्जियन है पशुपति कुमार पारस जी, हम सम्मान करते हैं पशुपति कुमार पारस जी का। कभी नहीं शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं, लेकिन कभी भी पार्टी कोई काम नहीं कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और देखिए किस तरीके से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर किस तरीके से हेलीकॉप्टर यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय रामविलास जी के समय कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। तो आप समझिए कि कितना एक साजिश रचा गया। ठीक है, कोई नहीं, चलिए सारे आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। इन चीजों को आज इन चीजों को अब अंतिम एक कॉल हम अपने बात करते हैं कि बिहार में किस तरीके से तीसरे स्थान पे रखा गया और भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उससे नहीं। देखिए ये चंदन जी आप बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह हमारी पार्टी का नाम नया और चिराग पासवान जी का पहला चुनाव पहले बार में तीसरे स्थान पर हम आए। चंदन जी स्थान क्या रहा नहीं रहा वो मायने रखता है सर, पूरा होने दीजिए। स्थान मायने ये भी रखता है कि उस स्थान में आपके वोट कितने थे। यदि 100 वोट पड़ा है और 99 वोट 2 जगह शेयर हो गया तो तीसरा पे मायने रखने का कोई मतलब नहीं है। और कंफ्यूजन आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं। आप लास्ट हम कंक्लूजन पे ही आते हैं। सुमित जी जो है वो आपसे कंक्लूड करेंगे और फिर से हम चर्चा गरम करेंगे, नरम करेंगे अगली बार। अगली इसमें हम चुनाव के मुद्दे पर लेकर बैठे, उपचुनाव का परिणाम आया, दोनों दलें चूंकि पहली बार चुनावी मैदान में इस तरह आमने सामने थी और बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। हम यहाँ पर आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथी हमारे सीनियर सुमित जी भी आप लोगों के साथ थे और ये लगातार जो है आप लोगों को ठंडा भी करने का कोशिश करते रहे, विषयांतर होते जा रहे थे। और हम यहाँ पर इस शो को अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं और यहाँ पर देखना ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि आगे राजनीति में किस तरह लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय और रामविलास दोनों गुट किस तरह से आगे इस सफर को जारी रखता है, किसके वोटर किसके पास कितनी मजबूती से बने रहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल इस शो में आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।